हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल। और बच्चे लोग ज़रा सोच के देखो, आप ना समुद्र के बीचों बीच हो और बहुत तेज़ तूफान आ रहा हो और आपका जो शिप है वो टूट रहा हो, तो उस टाइम जो फील होगा, तो क्या होगा कि भाई हम बचेंगे नहीं, लेकिन अपनी हिम्मत ना हारना, करेज दिखाना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना, फैमिली बॉन्ड का होना, ये सब कुछ हमें आज के अपने चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर का नाम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर, जिसमें हम जानेंगे ये सारी बातें जो मैंने आपसे अभी की है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताई गई है एक ऐसी स्टोरी जो कि फैमिली बॉन्ड, करेज, डिटर्मिनेशन के बारे में बताती है। तो मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है। सबसे पहले ज़रा आप मुझे बताइए कि अगर आप उस सिचुएशन में फंस गए जिसमें आपके पास सिर्फ पानी ही पानी है, आपका शिप डूब रहा है, टूट रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप पैनिक करोगे? क्या आप डर जाओगे? या आप उस डर का सामना करोगे, यानी कि आप करेज दिखाओगे? ये तीनों में से आप कौन सी चीज़ करोगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? देखते हो ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं रिप्लाई भी करूँ। तो यस, अगर हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो ज़्यादातर लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं या पैनिक कर जाते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी में हमें एक अलग एंगल दिखाया गया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि अगर हम एक साथ है, यूनाइटेड है, मिलकर है, तो कोई भी हमें किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। हमारी डिटर्मिनेशन के आगे कोई भी हमें झुका नहीं सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ज़रा ऑथर के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर इज़ रिटन बाय गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने लिखा है। और बेसिकली जो इनकी राइटिंग्स थी वो इसी तरीके से रिलेटेड थी जो कि रियल लाइफ होती थी। इनकी राइटिंग्स में आपको नेचुरल चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जिससे लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट करते थे। अब ज़रा एक बार इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल्ड समरी करते हैं। तो देखिए, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। किस किस चीज़ों की, ये आपने मेरे साथ अभी लर्न करना है। और ये आपने लर्न जैसे मेरे साथ करोगे ना, तो कमेंट में नीचे आप लिखोगे भी, तो आपको वो रिटेन हो जाएगा, लॉन्ग रन के लिए याद रहेगा। किस किस की है? करेज की, डिटर्मिनेशन की, यूनिटी की और सर्वाइवल की। कहाँ पर? सी में। तो ज़रा देखें, तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि भाई कुछ एंडिंग बुरी नहीं है, हैप्पी एंडिंग ही है। तो ये स्टोरी क्या है, आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मेजॉरिटी क्वेश्चन में ये लाइन आपकी फिट बैठेगी, तो आप अभी से ही लर्न कर लो भाई, है ना भाई? तो देखो ये क्या है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि क्या बताती है, किस चीज़ की? करेज की, डिटर्मिनेशन की, सी डी यू एस, करेज की, डिटर्मिनेशन की, यूनिटी, सर्वाइवल, सी डी यू एस, यानी कि करेज, डिटर्मिनेशन, यूनिटी एंड सर्वाइवल। याद हो गया भाई? कहाँ पर सर्वाइवल? सी में। तो देखो, जो नरेटर है वो अपनी वाइफ के साथ और साथ में उनके 2 बच्चे, ये लोग निकलते हैं वोयाज पे, यानी कि एक टूर पे निकलते हैं शिप की, जो बहुत टाइम से ये सोच रहे थे जाने का। दी नरेटर, ठीक है, दी नरेटर प्रॉपर नाउन आया तो हमने द लगाया। हिज वाइफ, उनकी वाइफ मैरी, और साथ में उनके बच्चे, जो 2 बच्चे थे उनके, जो कि एक जॉनथन एंड सुजैन, सेट आउट ऑन अ राउंड द वर्ल्ड सी वोयाज, यानी कि वो राउंड द वर्ल्ड सी वोयाज पे निकलते हैं। इंस्पायर्ड बाय, वो किससे इंस्पायर्ड थे? उनका बहुत बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा देखते थे, मतलब देखते इन द सेंस काफ़ी उन्होंने पढ़ा था, जाना था। किसके बारे थे? कैप्टन जेम्स की वोयाज के बारे में। तो उनको भी बहुत फैसिनेशन होने लग जाती है। जैसे आपको होता है ना, हम किसी पर्सन को देखते रहे, यहाँ गया, मुझे भी ये करना, अरे ये एडवेंचर यार मेरे को भी करना है जैसे उन्होंने किया था, बल्कि मुझे तो और बढ़िया करना है। फॉर एग्जाम्पल बंजी जंपिंग का शौक होता है, या सब किसी को होता है भाई दुबई में जाके क्या होता है वो प्लेन से जंप मार के करना है, या जो भी है, मतलब हर किसी को कोई ना कोई तरीके का एक होता है कि यार ये एडवेंचर मुझे लाइफ में करना ही करना है। तो आपका क्या है? मेरा तो है, बट मैं कभी फिर बताऊंगी, अगर तुम पूछोगे तो ठीक है, फिर शायद उसकी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी। बट मुझे तुम्हारा ज़रूर जानना है कि ऐसा क्या एक फैसिनेशन है आपको, कि शौक है कि भाई ये एडवेंचर मुझे भी लाइफ में करना। तो ऐसे उनको भी शौक था, तो वो उन्होंने वो
फाइनली उन्होंने डिसाइड किया तो और वो निकल गए। तो यहाँ पर वो सी वोयाज पे निकले, इंस्पायर्ड, याद रखना, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक, जो कि कब थे, और साथ में ड्यूरिंग द जर्नी, उनकी इस जर्नी के दौरान, कौन सी जर्नी, जो वो राउंड द वर्ल्ड सी वोयाज पे निकले हैं, उन्होंने फेस किया डेडली स्टॉर्म, बहुत ही डेडली स्टॉर्म, तूफान, भयंकर तूफान, जानलेवा तूफान उन्होंने फेस किया। कहाँ पर? साउदर्न इंडियन ओशन में। इसके बावजूद भी डिस्पाइट सीवियर इंजरीज, डैमेज्ड शिप कंडीशंस एंड फियर ऑफ डेथ, डेथ के फियर के बावजूद भी फैमिली रिमेन्स यूनाइटेड, फैमिली यूनाइटेड रही, एक साथ रही और सरवाइव किया, क्योंकि हमें एक चीज पता है, अगर हम मिलकर रहते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। जहां हमने अपनी यूनिटी तोड़ी, हम कुछ भी नहीं है। तो देखो, फैमिली रिमेन्स यूनाइटेड, सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ टीम वर्क, होप एंड ब्रेवरी, यानी कि बहादुर था। तो ये है बेसिकली इस चैप्टर का मेन इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसकी डिटेल्ड समरी पे। मेन समरी यही है, सफिशिएंट है आप लोगों का, आप इससे ही आराम से अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, और जब इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, आप इसी के बेसिस पर अपने आंसर्स भी ड्राफ्ट फ्रेम आउट कर लोगे। देखते हैं। नरेटर, इस स्टोरी में जो स्टार्ट होता है, दी नरेटर, ध्यान रखना इसी तरीके से लिखना, द लगा के, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें भी बता दूंगी, द और दी में डिफरेंस अगर जानना है। अब तो भाई मैं जान के बोलती हूँ, मुझे पता तो चले ना मेरे साथ कितने बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। तो तुम्हें कुछ भी जानना है, जैसे द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, इफ़ यू लिटरली वॉन्ट टू नो तो नीचे लिख देना भाई, मैम प्लीज़ टेल, या मैम यस टेल अस अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, दी, द, इस तरीके से मैं अगली क्लास में पक्का बताऊंगी। लेकिन मुझे जानना है भाई मेरे साथ मेरे कितने बच्चे कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलो, नरेटर जो कि एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ मैरी हैड ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ रिपीटिंग दी, वो चाहते थे कि भाई वो राउंड द वर्ल्ड सी वोयाज करे, जो कि किसने करी थी ऑलरेडी, किससे वो इंस्पायर्ड थे, वो मेड बाय, यानी कि वो इंस्पायर्ड थे, किससे इंस्पायर्ड थे, वो इंस्पायर्ड थे कैप्टन जेम्स कुक से। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया भाई किससे वो इंस्पायर्ड थे कि वो इस तरीके से सी वोयाज पे जाए, तो आपको पता है कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। नाउ नियरली उन्होंने कब की थी? 200 ईयर्स अर्लियर, जो उन्होंने 200 साल पहले की थी। दे स्पेंट, उन्होंने अपने 16 ईयर्स इम्प्रूविंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। इधर इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने बेसिकली स्किल्स को एनहेंस किया। देखो, हम कुछ भी बढ़िया करना चाहते हैं ना, आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, आप पहले शुरू तो करो, शुरू करने के साथ साथ हम उसको पॉलिश करते हैं। देखो, अगर आप सोचो, अगर आज की डेट में स्टारबक्स है तो उन्होंने जब बनाया तो वो एकदम से तो ऐसे नहीं बनी होगी, कहीं से तो शुरू किया होगा। तो आप भी कुछ भी करना है लाइफ में, स्किल्स को बढ़ाना है तो शुरू तो करो। सिमिलरली इन्होंने पहले अपनी इस वाटर में, पानी में कैसे सरवाइव करना है, शिप, ये सब की इन्होंने क्या की, अच्छे से स्किल्स को एनहेंस किया। फिर दे गॉट अ प्रोफेशनली बिल्ड शिप, उन्होंने एक प्रोफेशनली बिल्ड बना हुआ शिप लिया जिसका नेम था वेव वॉकर। शिप का नेम क्या था? वेव वॉकर। और साथ साथ विच वॉज, जो कि क्या था, ये जो वेव वॉकर था 23 मीटर लॉन्ग एट 30 टन वुडन हल बोट, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर एक शिप थी जो डैमेज नहीं हो सकती थी। नाउ आगे देखते हैं। डैमेज तो भाई टाइटैनिक भी नहीं हो सकता था, फिर भी डूबा ना। तो अब देखते हैं। इन जुलाई 1976 नरेटर अपनी वाइफ मैरी और अपने बच्चे सन जॉनथन, जिसकी एज 6 ईयर्स थी, और डॉटर सुजैन, जिसकी एज 7 ईयर्स थी, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। कहाँ से स्टार्ट की? प्लेमाउथ से उन्होंने स्टार्ट की, जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड में। अब उनकी जर्नी के फेजेस थे, तो जो पहला फेज आया जरा उसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द 3-ईयर वोयाज वेंट स्मूथली, और ये जो राउंड द ट्रिप था वो कितने ईयर्स का था? 3 ईयर्स का। अब फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है? प्लेमाउथ से हुआ है, इंग्लैंड में। नाउ अब वो बहुत स्मूथली, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, जब स्टार्ट हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम, सब चल पड़ा। एज दे सेल्ड
डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब यहां से वो कहां तक पहुंचे, वो वेस्ट कोस्ट तक पहुंचे, अफ्रीका के केप टाउन तक। नाउ कि अफ्रीका से केप टाउन तक वो पहुंचे। नाउ बिफोर एंटरिंग द डेंजरस साउदर्न इंडियन ओशन दे हायर्ड टू एक्सपीरियंस्ड क्रूमैन। अब यहाँ पर क्योंकि जो इंडियन ओशन है, साउदर्न इंडियन ओशन है, ये यहाँ पे वेव्स बहुत हाई होती है, हाई टाइड्स होती है और यूजुअली यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिर उनको रिसर्च की होगी, सब कुछ किया होगा, तो यहाँ पर आने से पहले उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया जो उनकी शिप में उनको सपोर्ट करते। अब वो जो क्रूमैन थे उनके क्या क्या नाम थे, लैरी विजिल एक क्रूमैन ये था, और एक था हर्ब सिगलर एक क्रूमैन ये था। On the second day after leaving Cape Town, they encountered strong gales and huge waves। अब हुआ क्या, जैसे ही वो केप टाउन से बाहर निकले उसके सेकंड ही डे क्या हो गया, बहुत भारी भारी बड़ी बड़ी वेव्स आई, टाइड्स आई, और जो एक्चुअली में डेंजरस थी। तो जब देखो वो वेव्स उनको आई ना, हम किसी चीज़ को फेस करते हैं जो डेंजरस होता है, तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करोगे वो होगा एनकाउंटर्ड, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, दी वेव्स बिकम मोर फ्राइटनिंग डे बाय डे। और जो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे शिप आगे बढ़ता जा रहा था, और ये जो वेव्स थी और डरावनी भयानक रूप लेती जा रही थी। नाउ आगे देखते हैं। बाय दिसंबर 25 यानी कि क्रिसमस पर दे वर 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट पर थे। ऑल्दो द वेदर वॉज टेरिबल दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस हैप्पीली। जबकि जो वेदर था वो टेरिबल था, अभी भी उन्होंने हाई टाइड्स को उन्होंने एनकाउंटर किया, वो फ्राइटनिंग कंडीशन में थे, जो वेदर था वो बहुत टेरिबल था। ये बच्चे ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, इंस्टेंसेस है, उसको नोट डाउन स्पेसिफिकली कर लिया करो और अंडरलाइन कर लिया करो। जब आप आंसर्स लिखोगे इनको हाईलाइट करोगे ना, ये ही मेन मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स दिलवा देते हैं। नाउ तब भी उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। हाउएवर ऑन जनवरी 2, अब हम ये हाउएवर कब लगाते हैं बच्चे, जब हम कुछ बताते हैं, अब हम उसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ बताने वाले हैं। अब देखो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब अच्छे से होगा, वहाँ पे एंजॉय किया होगा उन्होंने, सब कुछ है, तो उस टाइम वो डर निकल गया होगा थोड़ी देर के लिए। अब क्योंकि अब हम कॉन्ट्रास्ट में बताने वाले हैं तो हाउएवर लगाया, तो यानी कि अब कुछ और होने वाला है। ऑन जनवरी 2 दी वेदर वर्सेंड बैडली। अब जनवरी 2 को जो वेदर था वो बहुत बुरी तरह से खराब हो गया था। गिग्नेटिक वेव्स यानी कि बहुत ही भयानक वेव्स रोज अराउंड द शिप, शिप के ऊपर ऊपर से एक्चुअली जाने लगी थी। टू स्लो द बोट दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड टाइड अ हैवी मोरिंग रोप अक्रॉस द स्टर्न। एवरीवन वोर लाइफ जैकेट्स एंड प्रिपेयर्ड फॉर डेंजर। अब होके अब देखो ना, शिप बहुत तेज लहरों में हिल रहा है, उसके शिप के ऊपर से लहरें जा रही है, पानी की बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जा रही है। अब उन्होंने कोशिश की कि भाई रोप्स को, जो भी शिप में बचने के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको किसी तरीके से रोप को नॉट से बांध के या उस तरीके से करा, और लास्ट फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स बांध ली कि कल को यानी कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो तो एटलीस्ट उनके पास लाइफ जैकेट से वो वाटर में सर्वाइव कर सके। नाउ at around 6 p.m., there was a sudden silence. Soon the narrator saw a gigantic wave approaching the ship. इस तरीके से 6 बजे के आसपास बहुत अलग सी शांति हो गई थी, और जो नरेटर थे उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी वेव है जो शिप के पास आ रही है। इट वॉज ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अर्लियर वेव्स। जो पहले की जो वेव्स की हाइट थी ये उससे डबल थी। जस्ट इमेजिन, अगर आपके ऊपर से एक वेव इतनी निकली है और वो जो वेव थी वो लिटरली उससे भी डबल साइज़ की, तो और अगर इस तरीके से होगी वो कितना पावरफुल वो वेव होगी। आगे देखिए, द वेव स्ट्रक द शिप विद ट्रिमेंडस फोर्स। अब जो वेव ने ना शिप को बहुत फोर्सफुली ऑब्वियसली स्ट्रक किया। द नरेटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड एंड इंजर्ड बैडली, हिज रिप्स क्रैक्ड। नाउ अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब खुद सोचो, इतनी फोर्सफुली वेव्स आई, उन्होंने शिप को हिट किया। अब शिप में जो भी थे वो ऑब्वियस जहाँ पर थे वो वहाँ से जगह से हिल गए होंगे। तो ऐसे ही नरेटर जो उछल के गिरे, उनके रिप्स में क्रैक आ गए थे, उनके माउथ में खून भर गया था और उनके टीथ भी टूट चुके थे कुछ। द शिप वॉज ऑलमोस्ट ओवरटर्न, और शिप वो ऑलमोस्ट ओवरटर्न यानी कि गिरने वाली कंडीशन में हो चुका था, पलटने वाला था। अब
जब तक वेव्स गई, थोड़ा सा होश आया, कंट्रोल आया, क्योंकि आपके ऊपर कोई फोर्स आ रही है, आप उस टाइम खुद से फोर्स नहीं लगा सकते, और वो फोर्स आपसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा है। अब क्या हुआ, नरेटर ने क्या किया, उन्होंने अपना जो कंट्रोल था दोबारा से रीगेन किया। ही रियलाइज दैट वाटर हैड एंटर्ड द शिप, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो पानी है वो शिप में आ चुका है। शिप में आने का मतलब ये है कि शायद शिप में कहीं ना कहीं होल हो गया है, कहीं ना कहीं शिप में कुछ डैमेज हुआ है, उस डैमेज वाली पोर्शन में से, उस टूटी हुई जगह में से पानी आ रहा है। तो देखिए, मैरी ने इन्फॉर्म किया दैट शिप वॉज सिंकिंग, कि शिप जो है वो डूब रही है। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग वाटर कॉन्टिन्यूसली, वो पंप कर रहे थे कि भाई जो पंप होता है ना, जैसे पानी बाहर जा सके, वो उसको बाहर निकालने के लिए कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहे थे। ये वही दो क्रूमैन थे जो उन्होंने हायर किए थे। द नरेटर वेंट टू चेक ऑन द चिल्ड्रन, अब नरेटर बच्चों को देखने गया है, बच्चे भी तो है उनके साथ में। सुजैन हैड अ सीरियस इंजरी ऑन हर हेड बट शी रिमेन्ड काम, जो सुजैन थी, उनकी डॉटर थी, उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बट वो काम रही, क्योंकि उसको पता है अगर इस सिचुएशन में वो पैनिक करेगी तो वो बाकी सबको भी पैनिक कर देगी और बाकी सब डर जाएंगे। तो वो उसने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं, वो चुप ही रही। तो ये शो कर रहा है कि अगर हम कभी भी बहुत डेंजरस सिचुएशन में हैं, इंस्टेड कि हम भी पैनिक हो, दूसरों को भी पैनिक करें, बेस्ट वे इज़ टू बी काम। नरेटर यूज कैनवस, नरेटर ने कैनवस यूज किया, स्क्रूज, वाटर प्रूफ हैच कवर्स टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द शिप टेम्पररीली, क्योंकि उनको इतना पता है कि अगर शिप में डैमेज आ गया है तो वो डैमेज तभी ठीक होगा, मतलब पानी अगर आ रहा है तो पानी पहले रोका जाए। तो उन्होंने सारी वो ये चीज़ें की जिससे कि शिप में पानी को आने से रोका जाए, ताकि एटलीस्ट शिप डूबे ना। तो ये बेसिक होता है। नाउ however more problems arose as the hand pumps became blocked, अब जो पंप्स थे जिससे पानी बाहर किया जा रहा था वो ब्लॉक हो गया। विद डेब्रिस एंड इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था पानी का वो शॉर्ट सर्किट कर गया। बट फॉर्चुनेटली नरेटर फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप एंड कनेक्टेड इट सक्सेसफुली, जैसे सेपरेट रखा होता है ना, स्पेयर रखा होता है, तो उनको शिप में वो वाला सेपरेट जो एक अलग इनका इलेक्ट्रिक पंप था वो मिला, और उन्होंने नरेटर ने उसको यूज़ किया, और उससे एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल गई ना। द एंटायर नाइट पास इन पंपिंग वाटर, पूरी रात सिर्फ वाटर पंप करने में ही निकल गई। स्टीयरिंग द शिप एंड सेंडिंग मेडे कॉल्स बट नो बडी रिप्लाइड बिकॉज दे वर इन द रिमोट एरिया ऑफ द ओशन। अब क्या होता है, जब हम ओशन में होते हैं और हम डेंजर में होते हैं ना, तो हम रडार से या हम ना इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम इस जगह पर फंसे हो या हमें हेल्प के लिए, अब वो हेल्प के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा था। रीज़न क्योंकि वो जिस जगह पे थे वो रिमोट एरिया था। रिमोट एरिया यानी कि वहाँ पर कोई भी एक्सेस ही नहीं था, कोई भी नेटवर्क नहीं था। नाउ सुजैन इंजरीज बिकेम वर्स, जो सुजैन को चोट लगी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। येट शी डिड नॉट कंप्लेन, बट उसने कोई कंप्लेन नहीं की, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू वरी हर पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मतलब नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसको लेकर परेशान हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में अभी थे सारे के सारे। जनवरी 3 को द वाटर लेवल वॉज अंडर कंट्रोल बट द शिप वॉज स्टिल बैडली डैमेज्ड। Narrator discovered that many rib frames of the ship were smashed. The ship could not survive long enough to reach Australia. Therefore, he decided to sail towards the Amsterdam, a small French scientific base located nearby. क्योंकि देखो वो पूरा रिसर्च करके आए थे, मैप्स वगैरह उनके पास थे, तो उनको ये पता था कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच पाएंगे इस टूटे हुए शिप में। तो नियर बाय उनको जो चीज़ दिखी, जो आइलैंड लगा या जो भी मैप के अकॉर्डिंगली लगा, तो उनको लगा कि भाई हम कहाँ पहुँचते हैं, हम एम्स्टर्डम तक बस किसी भी तरह से पहुंच जाए, एटलीस्ट हम सर्वाइव करते हुए वहाँ पहुंच जाए। नाउ आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल द वाटर लेवल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब वहाँ पर मतलब आफ्टर 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days उन्होंने फाइनली कुछ खाया। However, the weather again became dangerous on January 5। जनवरी 5 को जो वेदर था वो और ज़्यादा डेंजरस हो चुका था। जॉनथन आस्क्ड हिज फादर इफ़ दे वर गोइंग टू डाई। जो जॉनथन था, जो उनका सन था, यहाँ पर ये जॉनथन कौन है, नरेटर का सन, वो पूछ रहे क्या वो मरने वाले हैं। देन ही करेजियसली सेड दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर। लेकिन उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई, उसको रिप्लाई किया कि भाई अगर हम सब एक साथ हैं तो उसका कोई डर ही नहीं है, क्या हम एक साथ हर मुश्किल को, हर प्रॉब्लम का सामना करेंगे, तो डर किस बात का।
His words gave the narrator fresh determination and strength. अब जो एक बच्चे के वर्ड्स थे ना, उससे एक और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ गई नरेटर के अंदर कि जब एक बच्चा ये कह सकता है कि हम एक साथ है, हम डिटर्मिन है, तो हम क्यों किसी भी चीज़ से डरे, और यही हुआ भी। नरेटर ने बहुत पॉसिबल कोशिश की कि वो टू सेव द वीकेंड शिप, कि वो जो शिप अब जो बहुत वीक हो चुका है उसको बचाए। मैरी स्टेड एट द व्हील कॉन्टिन्यूसली एंड सपोर्टेड एवरीवन। जो उसकी वाइफ थी वो पूरा टाइम व्हील पर रही, हर किसी को वो सपोर्ट कर रही थी, हर किसी को देख रही थी। और वही सुजैन, याद है ना उसके सिर पे चोट भी लगी हुई है, देखे सुजैन मेड अ ब्यूटीफुल कार्ड। अब वो अभी भी वैसी काम ही है, और उसने एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड बनाया अपने पेरेंट्स के लिए, एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड। उसने अपना प्यार और ग्रेटिट्यूड दिखाया अपने पेरेंट्स को। फाइनली आफ्टर केयरफुल कैलकुलेशंस एंड नेविगेशन, नरेटर ने गेस कर लिया कि लोकेशन जो है वो अब पास में है। एट फर्स्ट ही फियर्ड दे हैड मिस्ड द आइलैंड। पहले उसको ये लगा कि उससे आइलैंड मिस हो गया, बट सडनली जॉनथन एंड सुजैन एक्साइटिंगली इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे हैड फाउंड इट। उन्होंने ये देखा कि भाई एक्चुअली हुआ ये था कि उनको ये लगा था कि भाई आइलैंड उनसे मिस हो गया है, बट क्योंकि उनको सुबह वहाँ पर पहुँच जाना था एम्स्टर्डम में, बट वो शाम हो गई थी, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया कि शायद उनसे आइलैंड मिस हो गया। बट अचानक से सुजैन ने और उसके भाई ने देखा कि भाई यहाँ पर देखा हुआ है, उन दोनों ने देखा कि आइलैंड उनको दिख गया है, और फाइनली वो एम्स्टर्डम तक पहुँच चुके थे। नरेटर नर्स्ड ऑन टू डेक, फटाफट से डेक तक पहुंचा, सॉ आइलैंड अहेड। टू हिम इट लुक्ड लाइक द ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। उसको वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह दिख रही थी। अगली सुबह आइलैंड्स इनहेबिटेड वेलकम्ड एंड हेल्प देम अशोर। अगली सुबह जब तक वो पहुंचे, वहाँ के जो आइलैंड के लोग थे वहाँ भी वो भी पहुंच गए थे, उन सब ने उनका वेलकम किया, उनकी मदद की। और एंड में नरेटर फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ब्रेव फैमिली एंड क्रू मेंबर्स। नरेटर ने इस चीज़ का प्राउड किया, उसको बहुत प्राउड है अपनी फैमिली पर, अपने क्रू मेंबर्स पर। क्यों? क्योंकि देयर करेज, यूनिटी, होप एंड डिटर्मिनेशन हेल्प देम सर्वाइव द डेडली स्टॉर्म। इन सब चीज़ों के बावजूद, स्टॉर्म, इतना डेडली स्टॉर्म के बावजूद, उनकी इन सब चीज़ों, यूनिटी, डिटर्मिनेशन, लव, फैमिली बॉन्डिंग, सब की वजह से वो लोग सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये है आपकी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्या बोले जाए, एक नॉलेज देने वाली, एक एडवाइस देने वाली, एक लेसन देने वाली स्टोरी। अब हम बच्चे लोग देखते हैं इसमें हमारा थीम क्या है। इस चैप्टर में आपकी जो स्टोरी है वो क्या क्या चीज़ें हाईलाइट कर रही है। वो हाईलाइट कर रही है करेज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली यूनिटी, और आपकी जो क्वेश्चंस भी बनेंगे वो इन्हीं बेसिस पर ही बनेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग डेंजर, लीडरशिप एंड टीम वर्क, होप एंड डिटर्मिनेशन। ये चैप्टर हमें वही सिखाता है कि भाई करेज के साथ हम रहेंगे, यूनिटी के साथ रहेंगे, फैमिली बॉन्डिंग के साथ रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। डेडली स्टॉर्म तक को फेस किया जा सकता है। और हम लोग एक साथ रहते ही नहीं है आजकल, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम तो अपने कजन्स के दुश्मन है, हमारे रिलेटिव्स के दुश्मन है, बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, नहीं होता बच्चे। यूनिटी इज़ एवरीथिंग। आगे देखते हैं, नरेटर के कैरेक्टर स्केच के बारे में जानते हैं। वो ब्रेव और डिटर्मिन्ड थे, इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल रहे, एक्सीलेंट लीडर है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, कैलकुलेशंस की, सब कुछ किया, और उन्होंने लूज़ नहीं की कभी भी होप, अपनी आशा उन्होंने कभी भी लूज़ नहीं की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वी हैव मैरी। मैरी एक बहुत ही केयरिंग एंड सपोर्टिंग वाइफ रही, मदर रही, क्रू मेंबर तक रही, शिप को भी उन्होंने अच्छे से संभाला था, करेजियस थी क्राइसिस के टाइम पर, उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, हेल्प करा, मैनेज की शिप को कॉन्टीन्यूसली, वो पूरा टाइम देखती रही, फैमिली को यूनाइटेड करके रखा। तो ये आपके करेक्टर स्केच में आएगा मैरी के। फिर आता है जॉनथन की बारी। एक बहुत ही इनोसेंट और फियरलेस बच्चा था, फियरफुल नहीं था, फियरलेस बच्चा था, इमोशनली स्ट्रांग था, और इनफैक्ट उसने तो अपने पापा को मोटिवेट तक किया ऐसी सिचुएशन में, जबकि छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, उसके साथ ऐसा कुछ था ही नहीं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सुजैन, जो कि एक मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग थी। उसने पेन को एंड्योर किया, यानी कि उसने पेन को अपने साथ रखा, बताया तक नहीं, और अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करती थी। और इसमें आप लोगों का और बच्चे मेन इस चैप्टर में आपका यही है। और यस,
ये आपको मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये आप लर्न कर लेंगे। यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये आप लोगों ने लर्न करना है। और लास्ट में जो मैं कंक्लूजन बता रही हूँ, आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको लिख भी लोगे, याद भी कर लोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से स्टार्ट करना है इन्वर्टेड कोमास में। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज, फैमिली बॉन्डिंग एंड सर्वाइवल. The chapter shows how unity, hope, and determination help people to overcome their fear, even life-threatening situations. The bravery shown by every member of the family makes the story unforgettable. And yes, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को मेन इंटेंट समझ आ गई हो। बहादुर रहना है, करेजियस रहना है, मेहनत करते रहनी है। और आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।